हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है CSIP मिथुन जायसवाल। हम देख रहे हैं यहाँ पे गाला का एक धमाकेदार रिवीजन, जिसके अंदर हमने सेक्शन ए सारे जो पेपर्स थे 6 के 6 उसके देख लिए हैं। बड़े ही मजेदार ढंग से देखे और मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, पढ़ के बहुत मजा आता है। कमेंट ऐसे ही लिखते रहिए क्योंकि उसको देख के मुझको भी मजा आता है, जोश आता है कि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊं आपके लिए और आपको दूं, ताकि आप उसको इजीली अंडरस्टैंड वे में समझ सके और एग्जाम के अंदर धमाकेदार मार्क्स लेके आए। ओके, तो आज हम बेटा जी क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं पेपर नंबर 1 का सेक्शन नंबर बी, जो रहने वाला 1 सेंटेंस का 10 नंबर का आता है। हमको एकदम वैसे ही जो जैसे हमने एमसीक्यू किया था वैसे ही क्या करेंगे, धमाकेदार करेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं खाली यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर नहीं लिखने वाला, उसको डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप उसको इजीली रिमेंबर भी कर सके। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। तो आते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, ओके बेटा, यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर वन क्या बोला है? फ्रैक्शन ऑफ सर्कल क्या होता है? बेटा जी, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ सर्कल का मतलब होता है पाई डायग्राम। हाँ, तो हम देख रहे थे पाई डायग्राम। पाई डायग्राम बेटा क्या होता है? पाई डायग्राम का मतलब होता है, पाई डायग्राम का मतलब होता है जब हम एक सर्कल में बनाते हैं और उसके अंदर अलग अलग वैल्यू को क्या करते हैं, अलग अलग कलर से डिफाइंड करते हैं, तो वो क्या बनता है हमारा पाई डायग्राम। इसको हम बनाते हैं डिग्री के अंदर, क्या डिग्री के अंदर, और इसकी डिग्री कितनी होती है? 360 डिग्री होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कंपोनेंट वैल्यू डिवाइड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 360। इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। देखो, अगर सपोज कि आप टोटल एक्सपेंस कोई चीज को खरीद रहे हैं, सपोज आप ए आइटम, बी आइटम और सी आइटम के पीछे खर्चा करो, कितना? 50, 20, 30। अब है ना, यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा? डिग्री में निकालना पड़ेगा। अच्छा, डिग्री कैसे निकालते हैं? तो डिग्री का फॉर्मूला ये हमने जो दिखा ना, कंपोनेंट की वैल्यू कितनी है? 50 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये कितना आएगा बेटा? ये आएगा 180। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट आएगा हमारा 20 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये आएगा 72 एंड 630 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये कितना आएगा? 108। इसका टोटल कितना होगा? इसका टोटल होगा 360। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बता देंगे। मेजर क्या है? ए आइटम के पीछे खर्चा हो रहा था, ये मेरा 50 में चला गया। सेकेंड आइटम में थोड़ा खर्चा कम हो रहा था, ये मेरा ये 72 और ये, तो ये 72 डिग्री हो गई, ये 108 डिग्री हो गई और ये 180 डिग्री हो गई। तो ये क्या बन गया हमारा? पाई डायग्राम। ओके बेटा, तो ये पहला क्वेश्चन था, फ्रैक्शन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारा PQLI। PQLI कौन से इकोनॉमिक्स ने दिया था? विच इकोनॉमिक्स प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ PQLI? तो ये दिया था कंसेप्ट, PQLI का कंसेप्ट दिया था मॉरिस डेविस मॉरिस। आपने ओम शांति ओम देखा था ना, तो ओम शांति ओम की तरह ही है, ये डी फॉर डेविस है और मॉरिस डेविस मॉरिस ने ये किसका कंसेप्ट दिया था? PQLI का कंसेप्ट दिया था। ओके, हु डज मैनेज द प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना? प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना कौन मैनेज करता है? तो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना बेटा मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। कौन मैनेज करता है? डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये किसके अंडर में आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट के अंदर बेटा जी बहुत सारी मिनिस्ट्री होती है, उसमें एक मिनिस्ट्री होती है फाइनेंस की मिनिस्ट्री। और तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर एक फाइनेंस की मिनिस्ट्री और उस मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस किसके अंतर्गत आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये किसमें काम करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ टाई अप होती है और पब्लिक सेक्टर बैंक क्या प्रोवाइड करती है? जनधन योजना। लेकिन ये पैसा पब्लिक का बैंक का नहीं होता, ये किसका होता है? ये होता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के बिहाफ पर मैनेज करती है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट आर मोस्ट लिक्विड? बेटा जी, डिपॉजिट मोस्ट लिक्विड, तो यहाँ पे कौन से डिपॉजिट आएगी? यहाँ पे डिपॉजिट आएगी करंट अकाउंट डिपॉजिट। कौन से डिपॉजिट? करंट अकाउंट। व्हाई करंट अकाउंट डिपॉजिट आर मोस्ट लिक्विड? क्योंकि इसके अंदर जो पैसा रखा जाता है ना, वो कभी भी विड्रॉ कर लिया जाता है। जनरली ये किसके लिए होता है? ये बिजनेसमैन होता है, वो यूज करता है। और बिजनेसमैन क्या करते हैं? सुबह पैसा डिपॉजिट किया, दोपहर में जरूरत पड़ी विड्रॉ कर दिया। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि ये एनी टाइम विड्रॉ हो सकते हैं या तो ट्रांसफर होते हैं इमीडिएटली अपॉन द डिमांड विदाउट एनी नोटिस, इसलिए क्या होता है? मोस्ट लिक्विड होता है। ओके,
व्हाट इज पुअर्टी लाइन? बेटा जी पुअर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? अगर हमको पुअर्टी की डेफिनेशन समझना है तो उसके लिए पुअर्टी लाइन का मतलब आना चाहिए। पुअर्टी लाइन का मतलब क्या होता है? पुअर्टी लाइन का मतलब होता है मिनिमम इनकम डिटरमाइंड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी ने मिनिमम इनकम डिसाइड कर दी, भाई इतनी तो इनकम होनी चाहिए। ये इनकम क्या है कि किस लिए इतनी इनकम होनी चाहिए? तो डीम्ड नेसेसरी टू सेटिस्फाई द फैमिली बेसिक ह्यूमन नीड्स, मतलब हमारी जो बेसिक नीड होती है ना कि भाई इतना हमको रोटी कपड़ा मकान के लिए और दूसरे नॉर्मल खर्चों के लिए मिनिमम इतना तो पैसा लगेगा ही लगेगा। उसको पैसे को खर्च करने के लिए मेरे पास कितनी इनकम होनी चाहिए? इतनी। जैसे मैं बताऊं कि आज के टाइम पे जैसे मिनिमम 10,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मिनिमम 10,000 का तो खर्चा आपका कुछ भी कर लो वो तो होना ही होना है। मतलब ये आपकी मिनिमम इनकम कितनी हो गई? मिनिमम इनकी इनकम होनी चाहिए आपकी 10,000। और अगर आप हमने डिसाइड करे 10,000 आपकी मिनिमम इनकम होनी चाहिए ताकि आप अपने बेसिक नीड को सेटिस्फाई कर सको। अगर आपकी इनकम कितनी है? 9,500, तो यू फॉल बिलो द पुअर्टी लाइन, यू फॉल बिलो द पुअर्टी लाइन। और जो भी व्यक्ति ये बिलो द पुअर्टी लाइन के लिए अंदर फॉल करता है ना, उसी को बोला जाता है कि ही इज कंसिडर्ड एज अ पुअर। क्या माना जाता है? वो पुअर। तो यहाँ पे वो पुअर्टी लाइन के बिलो में आता है तो वो पुअर माना जाता है। ओके ठीक है। तो पुअर्टी लाइन का मतलब इसलिए बहुत ज्यादा अगत का है। विच एज ग्रुप इज कॉल्ड प्रोडक्टिव एज ग्रुप? बेटा जी प्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब क्या था? प्रोडक्टिव एज ग्रुप मतलब ऐसा एज ग्रुप जहां पे बहुत ज्यादा लोग वर्किंग में होते हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि जो 15 टू 64 की जो एज ग्रुप होती है ना, 15 टू 64 एज ग्रुप, वहां पे क्या होता है? पीपल आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं। कंट्रीब्यूट मतलब कि जो इकोनॉमी की जीडीपी को ऊपर लेके आते हैं। ओके हाँ जी। नेक्स्ट द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। बेटा जी नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल है, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक। क्या है? ये एक बैंक है। हाँ जी। मगर ये बैंक किसके लिए होती है? फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये किसके डेवलपमेंट के लिए होती है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के लिए बैंक होती है। वो बैंक कौन सी होती है? नेशनल बैंक। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके नेक्स्ट What is mean by size of international trade? इंटरनेशनल ट्रेड की साइज का क्या मतलब होता है? बेटा इंटरनेशनल साइज का मतलब होता है कि सम टोटल करना है हमको किसका? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। देखो द मॉनेटरी वैल्यू भी बोल सकते हो और वॉल्यूम ऑफ द कंट्रीज। क्या करना है आपको? एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। मतलब अगर आप क्या करोगे? एक्सपोर्ट का प्लस इंपोर्ट का सम टोटल करोगे ना, तो वो आपका क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा आपका साइज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसको आप है ना क्वांटिटी टर्म में भी लिख सकते हो, और आप रुपीस टर्म में भी बता सकते हो। तो ये क्या है? द टोटल मॉनेटरी वैल्यू, और मतलब मॉनेटरी मतलब रुपीस टर्म में, और वॉल्यूम का मतलब क्वांटिटी टर्म में। किसकी वैल्यू निकालनी है हमको? एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट की। ठीक है। Which type of production technique are being utilized by the small scale industry? Small scale industry कौन सी टेक्निक यूज करती है? बेटा जी दो ही तो टेक्निक होती है, एक लेबर इंटेंसिव टेक्निक होगी और एक कैपिटल। लेबर में ज्यादा से ज्यादा लेबर लगता है और कैपिटल के अंदर ज्यादा से ज्यादा मशीनरी लगती है। स्मॉल स्केल बीइंग नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि ये इंडस्ट्री जो कौन से लेवल पे? छोटे लेवल पे तो कौन से टेक्निक यूज करेगी? लेबर टेक्निक। तो एसएसआई यूज लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन टेक्निक। ओके और ये व्हाट इज मीन बाय मिलेट, ये आपका लास्ट जो चैप्टर नंबर 12 में से क्वेश्चन है। व्हाट इज मीन बाय मिलेट? मिलेट का मतलब क्या होता है? तो मिलेट आर द डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्मॉल सीडेड ग्रेन्स। ये क्या होता है? अलग अलग प्रकार के सीडेड ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, विच आर इंक्लूडेड इन सीरियल क्रॉप्स। इसको और क्या आप नाम दे सकते हैं? फूड ग्रेन भी बोल सकते हो। ड्यू टू देयर हाई न्यूट्रिशनल, यहाँ पे हाई न्यूट्रिशनल कंटेंट एंड एबिलिटी टू ग्रो इन अ इवन ड्राई कंडीशन में भी होता है, इसलिए इन सब चीज को क्या बोला जाता है? मिलेट बोला जाता है। ओके तो व्हाट इज मीन बाय मिलेट? तो मिलेट के अंदर कौन सा आता है? स्मॉल सीडेड ग्रेन्स, जिसके ये एग्जांपल है। ओके तो यहाँ पे बेटा हमने सेक्शन ए के सारे 10 के 10 एमसीक्यू बड़े ही डिटेल मैनर में और बड़े ही अच्छे मतलब ढंग से हमने किए हैं। आप चाहे आपने अब तक उसके अंदर आंसर लिख लिए होंगे। ये क्या करेगा? ये आपको मदद करेगा एग्जाम के टाइम पे रिकॉल करने के लिए। ठीक है तो चलो मिलते हैं हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। और वापस से बता दूं, अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट में सब मजा आया जरूर से लिखना, क्योंकि उसको देख के मुझे भी मजा आता है। ओके बेटा चलो
मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अपना ध्यान रखना।